बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट नदीम मेमन एडवोकेट। जैसे कि आपको पता है नाज़रीन कि हम हर दफ़ा आपके सामने जो है हमारे प्रोग्राम मारूफ़ कानूनदा में एक मुल्क की मारूफ़ कानूनदा को पेश करते हैं, उनकी आप इब्तदाई ज़िंदगी जानने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा जो है मुल्क की मामला, सियासत और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो मामलात हैं उसके मुतालिक उनसे बात करते हैं। आज हमारे दरमियान मुल्क के मारूफ़ कानूनदा जनाब तेमाज़ रशीद रिज़वी मौजूद हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और रशीद रिज़वी एडवोकेट साहब के ये जो है फ़र्जंद हैं और रशीद रिज़वी एंड कंपनी जो है इस वक्त जो है वो ये रन कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं हमारे प्यारे दोस्त तेमाज़ से। तेमाज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तेमाज़, इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तेमाज़, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि चूँकि हमारे प्रोग्राम को नई जनरेशन हमारी देख रही होती है तो हम अपने जो मेहमान होते हैं उनसे पूछें कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, इस प्रोफेशन में वो कैसे आए और किस तरह उन्हें शौक़ हुआ वकालत का। तो प्लीज़। थैंक यू नदीम साहब। शौक़ तो बहुत कम उम्र में ही हो गया था। अपने वालिद साहब को जब देखा करता था कि वो कोर्ट जाते हैं और केसेस चलाते हैं, मेरा बहुत अर्ली लाइफ में एक्सपोजर था उनके ऑफिस जाने का, वहाँ बैठने का। मेरी अभी भी एक वेग मेमोरी है कि जब मैं जाता था तो उनका टाइपराइटर बड़ा होता था तो मैं उस पर खेलता था। सो एक हमेशा से एक ग्लैमर नज़र आता था मुझे लिटिगेशन में, वकालत में। तो आई थिंक मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं वकील बनूं। अपनी इब्तदाई तालीम कराची में ख़त्म करने के बाद, ए लेवल्स के बाद, मैं सन 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन इंग्लैंड गया। वहाँ LLB ऑनर्स किया। उसके बाद एक साल ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में LLM इन इंटरनेशनल लॉ किया। फिर लीगल प्रैक्टिस कोर्स कंप्लीट करके अपना सोलिसिटर्स का मैं वापस आया सन 2005 में और अपने वालिद साहब के साथ इमीडिएटली अटैच हो गया। इन 5 साल मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने इंटर्नशिप्स की, जिसमें मुनीर मलिक एंड कंपनी, विलानी एंड विलानी। उसके बाद आते के साथ ही अपने वालिद साहब के साथ लग गया और इन प्यूपिलेज का पीरियड ख़त्म हुआ। 2 साल अपने मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। और माशाल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस वक्त जो है मारूफ़ मुल्क के मारूफ़ वकील हैं। अच्छा तेमाज़, ये बताइए कि इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं उसको किस तनाजुर में आप देख रहे हैं, मुल्की हालात को? क्योंकि वकील जो है वो बेसिकली सियासतदान भी होता है मेंटली तौर पे। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त हम किस सिमत में जा रहे हैं, हमारे मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है? सर अभी तो अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉजिटिव कहने को नहीं मिलता हमें। अब हमारा एक इंटरम सेटअप आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत हमारे पास 90 दिन हैं और जो चीज़ें सुनने को आती हैं, देखने को आती हैं, पढ़ने को आती हैं, उससे लगता नहीं है कि हम 90 डेज़ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब सवाल वही पैदा होता है कि जब ये टाइम एक्सपायर होगा तो हमारे वकला बरादरी, हमारी बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स कहाँ खड़ी होंगी? क्या हम कोई आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या हम इस सेटअप को कंटिन्यू रखेंगे? क्या हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि 90 दिन के बाद कोई प्रोविज़न नहीं है इंटरम सेटअप का कॉन्स्टिट्यूशन में? तो चीज़ें तो सर बहुत ज़्यादा ब्लीक नज़र आ रही हैं। क्या 90 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो केयर टेकर सेटअप है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? सर मैं तो समझता हूँ इसमें कोई ऐसा सच प्रोविज़न इस वक्त नहीं है और मैं नहीं समझता कि आप कोई ऑर्डिनेंस या एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी थी उनको मेजॉरिटी से वो नहीं लेकर आए हैं बोलो। तो मैं तो समझता हूँ जो भी सेटअप होगा 90 डेज़ के बाद वो मैं समझता हूँ गैर कानूनी होगा। इनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन हमारा तो इलेक्शन कमीशन ही अब तक जो है उस मौजू पे कह रहा है कि वो तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सर ये हम सुनते हुए आए हैं पिछले 7-8 महीने से कि वो तैयार नहीं है और अभी भी तैयार नहीं है और आगे भी लगता है तैयार नहीं होंगे। इस वक्त अगर आप अखबारात पढ़ें और न्यूज़ चैनल्स देखें तो एक टेंटेटिव डेट फरवरी की आपको हर जगह सुनने को आती है।
फरवरी में भी इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा। बल्कि लोग तो जो है साल और 2 साल के लिए बातें कर रहे हैं। जी सर। तो अब वो इंटरम सेटअप कब तक चलेगा, ये भी एक मौजू है। हमारे पास एक डिफ़िकल्ट ईयर सामने आ रहा है सर। पिछला जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी उनका 90 डेज़ में, वो फैसले के बाद भी आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका। तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस किस्म का कोई फ़ैसला करेगी और उसे इम्प्लीमेंट कराया जा सकेगा? सर ये एक अलमिया, एक अफसोसनाक। मैं समझता हूँ कि अब हमारी कोर्ट्स अपनी रिट एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं। चाहे वो एक सिविल जज हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सारी कोर्ट्स एक तरह से अपाहिज हो गई हैं। एक सियासी बुहरान है। मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड आने वाला है। मैं नहीं समझता कि कोर्ट्स इतने आसानी से अपने जजमेंट्स इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। अब पहले भी आए हैं, ऑर्डर्स हुए हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं और मुख्तलिफ़ किस्म मौजू पे भी जजमेंट्स पास हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। पर एज आई सेड अर्लियर सर, हमारे पास एक नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाला है सितंबर में। मैं समझता हूँ शायद कोई चेंज आए, शायद उनकी अप्रोच डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस चीफ जस्टिस। सिमिलरली सिंध में भी एक नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं अक्टूबर में, इफ़ नॉट बिफोर। तो जो भी सेटअप आएगा, आई थिंक अब जुडिशरी ऑल्सो हैज़ टू सेटअप, और आई थिंक उनको भी थोड़ी सी ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, अपनी रिट इन्फोर्स करनी पड़ेगी। क्या रीज़न है कि जुडिशरी जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है? सर मैं समझता हूँ जुडिशरी की असल स्ट्रेंथ बार थी और अब बार फ्रैक्चर्ड है। बार और जुडिशरी के बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं नहीं समझता कि जो एक ज़माने में जब तहरीक चल रही थी तो बार और जुडिशरी के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे और एक कॉज, एक पर्पस के लिए लड़ा करते थे। अब बहुत सारी, मैं समझता हूँ, सियासी कुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर वजूहात हैं जिसने बार को फ्रैक्चर कर दिया है, और बार आई थिंक फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड अप फॉर एनी कॉज, फॉर एनी प्रिंसिपल्स। फिर तो तहमाज ये फ़ैसला जो इस वक्त आप इलेक्शन लड़ रहे हैं हाई कोर्ट बार का, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, एज जनरल सेक्रेटरी, तो इतना डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है और इस वक्त जो है वो आपने फ़ैसला किया कि मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूं और अल्लाह करे आप जीत जाएं, तो क्या आप ये समझते हैं कि इतने ख़तरनाक वक्त में ये आपका फ़ैसला दुरुस्त है? सर मैंने फ़ैसला ही इस वक्त को देख के किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस है सर तहरीक का। मैं समझता हूँ कि हमने जो 3-4 साल तहरीक में हिस्सा लिया है, मैं और मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स भी, हम उनमें से नहीं हैं जो डर जाएं एक फ़ोन कॉल पे या रेजोल्यूशन पास करते हुए या कोई सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस फाइल करते हुए डरें या आवाज़ उठाते हुए अपनी स्पीचों में डरें। मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि बार को अब खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि बार सिर्फ एक ट्रेड यूनियन की तरह एक्ट नहीं कर सकती। बार के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पास माशाल्लाह डबल ग्रेजुएट्स हैं यहाँ बैठे हुए। ये बार जो है उन वकीलों से बनती है जो कंसिडर किए जाते हैं क्रीम ऑफ सोसाइटी। अगर हम खड़े नहीं होंगे, अगर हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे और इस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि फिर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री में। 2005 से लेकर 2023 तक का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है आपका, मैंने कभी नहीं देखा कि आप कभी सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो बहुत देखा मैंने आपको। तो ये डायरेक्टली आने का शौक़ कैसे हुआ? सर जो वजूहत अभी आपने एक्सप्लेन की, सन 2005 से हमने पहले अपने वालिद साहब, अपने सीनियर उनके दोस्त मुनीर मलिक साहब और उनके दोस्तों को बहुत तहरीक में कंट्रीब्यूट करते हुए देखा, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी।
फिर हमारे दोस्त सैयद हैदर इमाम रिजवी, सलाउद्दीन अहमद, काशिफ हनीफ, तारिक महमूद, आबिद फ़िरोज़, इन सब ने इलेक्शंस लड़ा और हमने अपनी तहरीक में कंट्रीब्यूशन और आगे टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द बार जितना हम कर सकते थे हमने किया। और हमेशा से एक सपोर्टिव रोल मेरा रहा अपने दोस्तों के साथ। इस साल सर आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप नए चेहरे लेकर आएँ बल्कि वो चेहरे लेकर आएँ जो अब एक्सपीरियंस्ड हैं, जो समझते हैं, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि वो डिलीवर करेंगे। ये सर बाहर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात है। एक तरफ हम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी हैं, हमने, हमारे सीनियर्स ने, जो उस वक्त मेरे वालिद साहब सन 2000 में हाई कोर्ट के जज थे, जब पहला PCO आया, ही रिफ्यूज़ टू टेक ओथ एंड आई फील प्राइड इन टेलिंग दिस टू एवरीबडी। जब हम तहरीक चला रहे थे, जब मेरे वालिद साहब जेलों में गए, हमारे दोस्त जेलों में गए, तो हमें पता था कि उस तहरीक में बेनिफिशरीज़ जो थे उन्होंने PCO में भी हलफ उठाया, उन्होंने ओहदे भी मिले उनको मुख्तलिफ़ किस्म के, वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं वो चीज़ें। अगर आप आने वाले डिफ़िकल्ट वक्तों में आप बाहर उन्हीं के हाथों में वापस दे देंगे तो फिर उसका वही हाल होगा जो आप सिर्फ सोच सकते हैं। तेमाज, आने के बाद जो है यंग लॉयर्स के लिए क्या करेंगे आप? सर यंग लॉयर्स के लिए सर बहुत काम है। आई थिंक यंग लॉयर्स इन हाई कोर्ट दे डिज़र्व अटेंशन। उनके पास सीनियर्स जो है नहीं मिलते, उनको एक अच्छी जगह प्यूपिलेज करने को नहीं मिलती है, उनको नौकरियां आसानी से नहीं मिलती है। एक हमारे पास एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ यंग लॉयर्स हैं जो ना सिर्फ शहर से बल्कि बाहर से ग्रेजुएट होके और इंटीरियर से भी आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी हमारी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी नहीं रही है, इतने सीनियर्स नहीं हैं जो उनको पिकअप कर रहे हैं। इनकी दो वजूहात हैं सर। एक तो उनको नज़र नहीं आता कि कौन कौन किधर खड़ा है बच्चा जिसको हम हायर कर सकते हैं। आई थिंक बार कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम हाईलाइट करें अच्छे टॉप स्टूडेंट्स को जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं या उन्होंने अभी हाई कोर्ट में इनरोल हुए हैं, जो अच्छी बड़ी फर्म्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करें, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो आएँ, उनको ज्वाइन करें। दूसरा सर आई थिंक टुवर्ड्स ट्रेनिंग भी हमें फोकस करना चाहिए कि ना सिर्फ लीगल ट्रेनिंग बल्कि आई थिंक टुवर्ड्स देयर मॉरल अपब्रिंगिंग हमें उनकी तरफ भी अपने सीनियर्स की तवज्जो लेकर आनी पड़ेगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क। एंड व्हाट अबाउट द रिटर्नरशिप्स? सर रिटेनरशिप्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक चीज़ वाजे कर दूं सर, रिटेनरशिप का मौजू जो है वो सिंध बार काउंसिल का है। आई थिंक सिंध बार काउंसिल को ये चीज़ें उठानी चाहिए विद ऑल द रजिस्टर्ड लॉ फर्म्स इन SSCP कि आप ये रिटेनरशिप्स जो मैंडेटरी हैं, जो आपके वकील आपने रखना है, आप उनकी लिस्ट फराहम करें। बार कैन ओनली पुश सिंध बार काउंसिल एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बार का। ये हर दफ़ा मौजू होता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन पे आने के बाद हम उस पर वर्क नहीं करते, क्यों? सर आई थिंक जैसे कहते हैं ना, इट सेल्स बेटर। आई थिंक हमें अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए सर। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जिसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी इंडस्ट्रियल हब है कराची, यहाँ कंपनीज़ बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कहीं मौजूद नहीं है। अगर हम SSCP से भी आज अपना डेटाबेस मांग लें, हमारे पास इतना कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस नहीं है कि हम उससे मैच कर सकते हैं कौन वकील है, किधर है, किसके पास है। इसके लिए सर 1 साल या 2 साल का टेन्योर कम है। आई थिंक कंटिन्यूस इस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि आपके जो दोस्त आ रहे हैं उन पे और आने वाली काबीना के ऊपर भी आप जिम्मेदारी छोड़ के जाएं कि आप इसको कंटिन्यू करें इस काम को। तेमाज, इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है और उसके लिए जो है वो पूरी जद्दोजहद है, पूरा साल जो है वो उसके लिए वर्किंग है। जीतने के बाद फिर एक नई वर्किंग है। तो ये जो 2 साल की वर्किंग है, आप इतने बिज़ी लॉयर हैं, इतना बोर्ड है आपके पास, माशाल्लाह इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्क है आपके पास, तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे दोनों चीज़ों को, सियासत को और वकालत को? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमने शुरू से देखा है सर। वालिद साहब जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया 2005 में, तो वालिद साहब 3 साल कंसेक्यूटिवली प्रेसिडेंट रहे हाई कोर्ट बार के। हमने वो सियासत भी मैनेज की और वकालत भी मैनेज की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर बने, 20 साल पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर रहे, वाइस चेयरमैन रहे। उनकी ट्रैवलिंग बहुत थी, सारा बोझ हम पे था कि हम यहाँ भी मैनेज करें।
ये ट्रेनिंग सर हमें बहुत ही अर्ली स्टेजेस में मिल गई थी कि दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। मतलब आप वेल ट्रेंड है और मैं समझता है अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ट्रेंड हैं और हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि किस तरह लेके चलना है आगे। अच्छा, पिछले दिनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनयूजुअल चीज़ें देखी गई, रातों को सुप्रीम कोर्ट खुल गई, रातों रात फैसले आने लगे, कैसे देखते हैं? डिस्टर्बिंग सर, जस्ट वन वर्ड। आप ये पूछें कि एक आम आवाम के बंदे के लिए क्यों नहीं होता। एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा है आपका, एक आदमी के लिए बड़ा क्वेश्चन था ये, और ये आज तक किसी को जवाब नहीं मिल सका। सर 20-20 साल से रेंट के केसेस चल रहे हैं। जी हाँ। एक लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकाल नहीं पा रहा है, उसको अपनी बेटी की शादी करवानी थी आज से 15-20 साल पहले, वो टाइम गुजर गया, वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सका, वो बेच नहीं सका, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा सूट फॉर रिकवरी फाइल करें हाई कोर्ट में, आप उसमें अर्जेंसी फाइल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ सर ये भी वेलफेयर ऑफ द बार है कि आपके बार एसोसिएशंस को खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कितना बैकलॉग जमा है हाई कोर्ट के अंदर, और केसेस उमूमन चलते ही नहीं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, या कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि अप्रूव पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज हो जाते हैं। कैसे बैकलॉग ख़त्म किया जाए? सर ये अप्रूव पॉलिसी को चैलेंज करना चाहिए। आई थिंक आप हमारे बार के रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा होना चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए। सिर्फ 30-30, 40-40 केसेस दिन में लगते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि बहुत सारी बेंचेस जो हैं 9, 9:30 बजे काम ख़त्म करके चली जाती हैं। इट शोज़ कि वो बर्डन ले सकती हैं, और तो जहाँ वो बर्डन ले सकती हैं तो उनको और केसेस लगने चाहिए। मैं समझता हूँ डिस्पोजल होना चाहिए, केसेस सुनने चाहिए। बार को सर और भी चीज़ों पे बातें रेज करनी चाहिए। जो रवैया है जजों का आजकल, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट एक सिनारियो है। आए दिन वकला हजरात इस चीज़ की शिकायत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी बार आजकल खामोश है इन चीज़ों पे, लेकिन ये चीज़ें हैं सर जो हम एजिटेट करनी चाहिए, और आई बिलीव कि आई विल बी डूइंग दिस। ऐसा तो नहीं कि बार जब जो है वो हमारा जो लीडर होता है, अब इलेक्ट होने के बाद वो मसलिहत के शिकार हो जाते हों? सर हमें वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। हमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि कभी कभार वो अपनी प्रैक्टिस चमकाने के चक्करों में दूसरों की प्रैक्टिस जो है तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको एक इंडिपेंडेंट बार भी चाहिए जो ना सिर्फ सियासी प्रेशर्स से इंडिपेंडेंट हो, बल्कि इन सारी चीज़ों से भी अलग हो कि आप अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन से आप दूर रहें और एक्चुअली आवाम के लिए जो आपकी फटर्निटी है उसके लिए काम करें। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कैसे मुमकिन है कि बार जो है वो सियासी इन्फ्लुएंस से बालातर रहे? सर ये तो हमने माजी में देखा है। जब मुनीर मलिक साहब सदर थे, जब मेरे वाले साहब सदर थे, जब सलाउद्दीन अहमद साहब यहाँ सदर थे, तो आप लोगों ने देखा इन सारी चीज़ों को कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, उन्होंने फटर्निटी के लिए काम किया। तो मैं समझता सर अभी आप नहीं रोकेंगे इन चीज़ों को तो ये ट्रेंड बन जाएगा कि लोग आएंगे और सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ओहदा लेना चाहेंगे और फटर्निटी के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग तो इसलिए भी आते हैं सियासत में कि एलिवेशन हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल बजाय सर, वो ये भी समझते हैं कि अगर आपका नाम ऊपर चला गया क्योंकि अब आपके पास कोई ओहदा आ गया है, तो या तो आप शायद एलिवेट हो जाएं या आपकी प्रैक्टिस किसी तरीके से चमक जाएगी। दिस इज़ एन ऑनरी पोजीशन। चाहे आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए लड़ रहे हों, चाहे आप सदर के लिए लड़ रहे हों, नायब सदर के लिए लड़ रहे हों, सेक्रेटरी के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, चाहे आप KBA में लड़ रहे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हों, ये एक ऑनरी पोजीशन होती है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, टू सर्व योर फटर्निटी। मैनिफेस्टो क्या है आपका? सर आवर मैनिफेस्टो इज़ द सेम। we intend to fight for the rule of law. We want an independent and efficient judiciary. We want to fight for the dignity of lawyers. We want the welfare of lawyers. यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें डेफिनेशंस थोड़ी सी एक्सपैंड होती गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हैं। अब आजकल अनफॉर्चुनेट आप देखते हैं कि सिर्फ कल्चरल इवेंट्स हैं और केक कटिंग है, इनसे चीज़ों से हम चाहते हैं कि वापस से दूरी इख्तियार करें और आगे बढ़ें। जो हमारी बार पहले खड़ी होती थी किसी मकसद के लिए, जिन प्रिंसिपल्स के लिए खड़ी होती थी, उन चीज़ों के लिए हम लड़ें, उन चीज़ों के लिए हम आगे अपनी वॉइस बने। यहाँ से सर
एक वक्त था बार में बड़े बड़े कानूनदान आते थे और आके तकरीरें किया करते थे, बताते थे, यहाँ से सियासी शऊर माशरे में फैलता था और अब वहीं पे कल्चरल इवेंट्स और केक कटिंग होती है। आई थिंक ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए और वी शुड गो बैक, रिवर्ट टू द ओल्ड पोजीशन, जहाँ हम अपनी असूलों की बातें करें, क्योंकि आने वाला साल एज आई सेड सर बहुत टफ होगा। क्वेश्चन है मेरे जहन में कि ये जो हमारे इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट पे कोई खड़ा हो जाता है, सेक्रेटरी पे कोई, जॉइंट सेक्रेटरी पे कोई, ट्रेजरर पे कोई, और मुख्तलिफ़ ग्रुपों से लोग जो है वो आ जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो हम ख्याल नहीं होते। तो क्या पैनल सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्शन आना चाहता है अपना पैनल बनाए ताकि हम ख्याल लोग हों उसके साथ, ताकि उसके वो अपना मतलब टाइम जीतने के बाद जो है वर्क करने के लिए आसानी हो? क्या समझते हैं आप, इसको होना चाहिए पैनल सिस्टम? सर डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप पंजाब में देखें, लाहौर में तो एक पैनल सिस्टम चलता है। आप जिस तरह देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हर साल इलेक्शंस होते हैं और दो बड़े ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप है और प्रोफेशनल ग्रुप है, उनके अपने अपने पैनल्स चलते हैं, उनके पास अपने नॉमिनेटेड पोजीशंस पे सारे दोस्त उनके खड़े हुए होते हैं। कराची में ये कभी ट्रेंड नहीं सक्सेसफुल रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, आई डोंट थिंक मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये बता सकूँ आपको, लेकिन हाँ इसका डाउन साइड ये है कि सर जब आप पैनल बनाना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे दोस्तों को एलिमिनेट कर लेते हैं। आई बिलीव कि सब दोस्तों का हक है, एज आई सेड ये ऑनरी पोजीशन है, सब दोस्तों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको मुशावरत करके अपने बाकी दोस्तों से आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि इस साल नहीं लड़ोगे तो अगले साल आपका सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस। आई थिंक सब दोस्त अपने अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके टर्न लेकर आएँ। प्रैक्टिसिंग वकीलों को आप चॉइस दें, फर्स्ट चॉइस दें, उनको प्रमोट करें, सीनियर्स को प्रमोट करें कि वो आएँ और बार की क़यादत करें, और जो जूनियर्स हैं, लेस एक्सपीरियंस हैं, वो अपनी टर्न का वेट करें। आई थिंक इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको शायद पैनल सिस्टम की ज़रूरत ना पड़े। तो जनरली आज के लिए महसूस किया गया है कि एक नया बच्चा जो आता है जिसको साल 2 साल भी नहीं हुए होते, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो मेंबर मैनेजिंग कमेटी पे इलेक्शन लड़ लूँ, और वो खड़ा भी हो जाता है। कोई कदगन नहीं है इस पर। तो इस पर होना चाहिए कोई 4-5 साल की कैद होनी चाहिए कि 5 साल उसको प्रैक्टिस करे, इसके बाद जो है वो सियासत करे। तो इस किस्म के लिए कोई लॉज होने चाहिए? सर हमारे रूल्स तो अलाउ करते हैं कि KBA के जैसे 2 साल के बाद आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी का लड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बार ने कभी ये चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। आई थिंक रूल्स अमेंड होने चाहिए। आई थिंक आपको सीनियर क़यादत को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आएँ और बार को लीड करें। सिमिलरली आपको इलेक्शन रूल्स भी बनाने चाहिए। अभी इलेक्शन रूल्स हाई कोर्ट बार में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं किए जाते। तो मेरे ख़्याल में एक कॉमन इलेक्शन रूल्स पूरे सूबे के लिए बनने चाहिए। आई थिंक सारी बार्स को बैठना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हक ऐसा लड़ना। अगर आप आके करोड़ों रुपए खर्च करेंगे अपने एक छोटी सीट पे, तो फिर तवक्कुआत यही होती हैं कि अगले साल भी जो आएगा, चाहे वो मेंबर मैनेजिंग कमेटी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, वो इतने ही रकम खर्च करेगा। और उससे आप करते ये कि जो साहिब हैसियत नहीं होता आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, इवन दो वो मेरिट पर होता है। तो आई थिंक एक प्रॉपर इलेक्शन रूल्स जो हैं वो आज की नीड है, और आई थिंक बार्स को इस चीज़ के लिए भी काम करना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं फौजी अदालतों को? सर मैंने तो 12 इस चीज़ को एजिटेट किया है। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट बार के किसी बार ने एक रेजोल्यूशन तक नहीं पास किया। आई थिंक ये वही बात है सर कि वी फील के बार इतनी फ्रैक्चर हो गई है, मेजॉरिटी फील करती है कि ये सिर्फ एक सियासी जो पार्टी का जो है ये नुक्ता है उनका वो है, तो हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हम सबको इस चीज़ के ख़िलाफ़ एजिटेशन करनी चाहिए, और आई थिंक हाई कोर्ट बार अनफॉर्चुनेटली इस बार क्यों खामोश रही। हमने 12 उनको बोला भी कि आप खड़े हुए और इसको एटलीस्ट बार के फोरम से इसको चैलेंज करें। हमने अपना भी वॉलंटियर किया कि वी विल रिप्रेजेंट द बार। अनफॉर्चुनेटली सर उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ उसको चैलेंज बिल्कुल करना चाहिए। देख रहे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, इनका दौर ख़त्म हो रहा है सितंबर में। आई थिंक काजी फाइज़ साहब आ रहे हैं। जो काजी साहब का जो दौर है आइंदा का, उसको कैसे देख रहे हैं इस मुल्की हालात पर? सर बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है।
अगर आप काजी साहब के साथ वी वर लकी, जब हमने यहाँ अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो काजी साहब यहाँ वकालत किया करते थे, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है उनको यहाँ। बहुत असूल पसंद इंसान है। फिर वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन हो गई उनकी। जो उनकी परफॉर्मेंस रही एज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान वो भी हमारे सामने है, और जो उनकी परफॉर्मेंस अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में रही वो भी हम सबके सामने है। वो काफ़ी असूल पसंद इंसान है। मैं समझता हूँ दैट ऑल्सो मेक्स मैं समझता हूँ दैट ऑल्सो मेक्स हिम अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन टू डील विथ। वो सुनेंगे नहीं किसी की, वो करेंगे वही जो उनको लगता है कि वो सही है। एंड आई होप कि वो सोचे सही कि वो ठीक सोचे और अपने जो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने हमेशा एजिटेट किए हैं उन्हीं पे अगर वो चलेंगे तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं सर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। क्योंकि अब ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेगी तो हाई कोर्ट्स बेहतर होना शुरू होंगी। हाई कोर्ट से फिर आप देखेंगे कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आस्ता आस्ता बेहतर। उनका टेन्योर परहैप्स 13 महीने का है या इस तरह का है कुछ, तो छोटा टेन्योर है, लेकिन उनके पास काम बहुत है करने को। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में क्या कहते हैं कि ये जो इन्हांस होनी चाहिए, नीचे जो है वो 6.5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं? पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कराची एक बहुत यूनिक शहर है इस लिहाज से कि उनके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है। ये एक वेल सेटल्ड लॉ है। सभी साहब की जजमेंट है इसमें, वजी साहब की जजमेंट है, वो पूरा हिस्ट्री उन्होंने बयान की है। बट अब हमें थोड़ा सा सर प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ये भी देखें कि जहाँ हाई कोर्ट में एक सूट की एक्सपेक्टेड लाइफ 7 से 8 साल है, इतने में आप नीचे सूट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को मूव करना चाहिए बल्कि सर एट द सेम टाइम आई थिंक हमें नीचे लोअर जुडिशरी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई थिंक उनकी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर एक और चीज़ अगर आपकी इजाज़त के साथ मैं ऐड करूँ, आप ये देखेंगे सर कि जहाँ मैंने ट्रेनिंग की बात की, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, फेडरल ट्रिब्यूनल्स हैं, प्रोविंशियल ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट के अपॉइंट करके बिठा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना टेन्योर ख़त्म किया एट दी एज ऑफ 62। अब पेंशन भी मिल रही है, अब ट्रिब्यूनल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी तनख्वाह मिलती है। उनमें वो हंगर नज़र नहीं आती काम करने की। मैं समझता हूँ आपको लोअर जुडिशरी में से यंग जजेस को, एडीजेस को, डीजेस को मौका मिलना चाहिए कि वो इन ट्रिब्यूनल्स में बैठें। इसमें भी तरमीम करनी चाहिए कानून में, ताकि जब वो हाई कोर्ट में उनकी एलिवेशन का वक्त आए तो उन्होंने ना सिर्फ लेबर के केसेस देखे हों कि क्या NIRC में भी वो बैठे हों, प्रोविंशियल लेबर ट्रिब्यूनल्स भी हैं, कस्टम्स की ट्रिब्यूनल्स भी हैं और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सब का उनके पास एक्सपीरियंस हो जब वो हाई कोर्ट में आए। अभी आप जब नीचे लोअर जुडिशरी से एलिवेट करते हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने की प्राइमरी 80% उनका एक्सपोजर क्रिमिनल की साइड का होता है। तो जब आप जाके उनको कॉर्पोरेट साइड पे बिठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे बिठाते हैं, एडमिरल्टी लॉ के केसेस उनके सामने आते हैं या टैक्स के केसेस उनके सामने आते हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। आई थिंक ये अमेंडमेंट्स भी करने की ज़रूरत है। और आई थिंक जब आपके पास ये एक्सपोजर आएगा तो यही सारे जजेस अपना टेन्योर पूरा करके डीजेस जहाँ भी ट्रिब्यूनल्स में वापस आएंगे तो एक बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अभी आपके पास वो परफॉर्मेंस आपको हमेशा आप फील करते हैं कि यार ओरिजिनल साइड पे नीचे लोअर जुडिशरी की वो परफॉर्मेंस नहीं है, और जो हिचकिचाहट हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स को होती है कि यार अगर नीचे चला जाएगा तो क्या हो। तो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड कि अगर आप नीचे भेज रहे हैं केसेस, आप पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ख़त्म कर रहे हैं, भी ऐसा हो जो उसको समझ सके, हजम कर सके और उसका रिजल्ट भी दे सके। और रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें, उनकी ट्रेनिंग भी करें, उनको मुख्तलिफ जगहों पे भी बिठाएं जजेस को, सिर्फ नीचे भेजने से। आई थिंक नमाज एक और चीज़ बड़ी मतलब मेरी तो प्रैक्टिस में आई है ये कि हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं कोई सिविल सूट लेकर और हाई कोर्ट के जज को अगर आप कन्विंस कर देते हैं तो इंस्टेंटली फर्स्ट डेट पर ही आपको जो एड इंटीरियम रिलीफ मिल जाता है।
लेकिन लोअर जुडिशरी में जो है वो एड इंटीरियम रिलीफ लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ के जज को समझाना, उसको बताना और इसके बाद जो उसे रिलीफ लेना बहुत मुश्किल है। तो जब ये मतलब हम इन्हेंसमेंट पे जाते हैं, बड़े केसेस हों और उसमें एक स्टे भी ना मिले एक वकील को, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई, ऐसा क्यों है। वी कम बैक टू आवर फर्स्ट एजेंडा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मैं समझता हूँ कि जब नीचे एक सिविल जज ओरिजिनल साइड पे केस सुन रहा होता है, वो रिलक्टेंट होता है, हेजिटेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि शायद ऊपर अगर इसने स्टे दे दिया तो शायद उसकी शिकायत हो जाए, कुछ हो जाए। कानून में इसकी कहीं ममनीयत नहीं। अगर आप कहीं भी उठा के देख लें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जो कहती हैं कि अगर आपका ये क्राइटेरिया मीट करता है सर्टन 39(1) का, तो आप उसमें इंटरिम ऑर्डर्स, एड इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। और 39 रूल 4 जो है वो भी मौजूद है, वो भी मौजूद है आपके पास। तो आपके पास दोनों रेमेडीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि उनको जवाबदेह हैं, वो नौकरी बचा रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, वो नौकरी कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं समझता हूँ सर थोड़ा सा उनको भी नीचे कराची बार को भी उनको हौसला देना पड़ेगा। उनको आई थिंक हमारी रिलेशनशिप बेहतर होती है बार और बेंच की नीचे भी, तो अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन हो तो वी कैन रिजॉल्व दिस। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो रिलक्टेंस है वो सिर्फ यही है कि उनको लगता है कि ऊपर शिकायत जाएगी, मेरी एलिवेशन में जब मैं एडीजे बनूंगा शिकायत हो गई तो उठा के मुझे कहीं मीरपुर खास भेज देंगे, ठट्टा भेज देंगे, कहीं और भेज देंगे, एज अ पनिशमेंट के आप इंटरिम ऑर्डर्स बहुत देते हैं। हाई कोर्ट में अगर कोई इंटरिम ऑर्डर आपको दे जज, तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो अपना इंडिपेंडेंटली अपने माइंड से अप्लाई। पिछले कई सालों से एक उसूल है सीनियरिटी का। इस उसूल को बालाए ताक रखते हुए कई जजेस एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट, जो कि बाईपास कर गए। तो काजी साहब का दौर आ रहा है, काजी साहब जो है वो मेरे ख्याल से इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि सीनियरिटी के उसूल को जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो जजेस एलिवेट हो गए, क्या वो दोबारा वापस आएंगे? सर देखिए, ये मैटर अब सब जुडिस है। सलाउद्दीन अहमद साहब जब प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, सिंध हाई कोर्ट बार के, तो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी चैलेंजिंग आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस। हैदर साहब ने भी एज वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल फ़ाइल की थी। ये चीज़ें सर पेंडिंग है। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने पंजाब में से भी और सरहद में भी फ़ाइल की हुई हैं, जिसने सारी चीज़ें चैलेंज हुई हुई हैं। इसको अब अलाउ करके उनको वापस भेजना मेरे ख़्याल में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ शायद हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब तो ज़िंदगी के उसूल सेट कि वो सेट करके चले जाएं कि ये नहीं होगा। अब तो हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उनको वो रिवर्स करेंगे और वापस भेजेंगे हाई कोर्ट। तो सीनियर जज का हक नहीं मारा जाता इस तरीके की एलिवेशंस से? बिल्कुल सर। अब आप देखें सर कितना डीमोटिवेटेड है सर हमारी सीनियर जजेस सर, काम करने को कोई तैयार नहीं। इनको पता है कि फिर कोई आएगा नीचे से उठा के ऊपर ले जाएंगे, वो यहीं रिटायर हो जाएंगे, यहीं ख़त्म हो जाएंगे। एक अर्जेंट एप्लीकेशन को अलाउ कराना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि ये वंस अगेन ये बार का फ़र्ज़ बनता है कि अभी की बात नहीं है सर, ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें हम देखने को आ रही हैं। आप ये सिर्फ छुट्टियों का पीरियड देख लें सर, जून जुलाई में मैं ख़ुद विटनेस हूँ कि फ़्रेश पिटिशन एक वकील लेकर जाता है, वैसे ही काम धंधा बंद होता है, 2 महीने के लिए हाई कोर्ट बंद होते हैं। अगर उसको एक केस मिल जाए नया, उसमें नोटिस ही करवाना था उसको, अगर इंटरिम नहीं देते आप, उन्होंने अर्जेंसी भी डिसमिस कर दी कि कम अप इन अगस्त। कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है रोज़ी कमाना, बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है सर। प्रोग्राम के आखिर में जो है वो हमेशा हम जो है वो हम अपने मारूफ कानूनदा से कहते हैं कि कोई ऐसा मैसेज डिलीवर करें यंग लॉयर्स और हमारे व्यूवर्स को, जिससे कि वो आइंदा किस तरीके से जो है वो इतने मुश्किल हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं वकालत के, तो उसमें कैसे जो है सर्वाइव करेगा। सर मैं तो बोलूँगा सर कि कीप वर्किंग हार्ड। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको बेनिफिट इमीडिएटली नहीं मिलता। 10-15 साल की मेहनत के बाद आप जब थोड़ा बहुत सीनियर होने लगते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स नज़र आना शुरू करते हैं। डोंट लूज़ होप, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, कीप रीडिंग।
और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आप आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। जहाँ तक बार की बात है, आई विल ऑलवेज से टू माई यंगस्टर्स कि रिमेंबर कि बार के इंटरेस्ट कहाँ सेफ हैं। हमेशा स्टे यूनाइटेड एंड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द बार। बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो तहमाज़ ने डिलीवर किया। इस अच्छे मैसेज से ही जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ तहमाज़, बहुत ही कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए निकाला कि वकालत भी कर रहे हैं आप, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उसके बाद हमें भी टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में मैं बिल्कुल हाज़िर होऊंगा आपके साथ और दोबारा जो है वो हम साथ होंगे एक नए कानूनदा के साथ। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।